चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हुए थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े हुए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो मैंने कुछ कंसेप्ट बताए हुए थे जो बहुत ही बेसिक है, डेफिनेशन है जनरली। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई अगर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक वेक्टर स्पेस है u, मान लीजिए हम v ले लेते हैं और यहाँ पर u ले लेते हैं, u ओवर f। दोनों सेम फील्ड पर दो वेक्टर स्पेस आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ सुविधा के लिए u ओवर f और v ओवर f दो वेक्टर स्पेस ले लिए। तो अगर कोई मैप है और इसके अंदर, जैसे सपोज करिए, एक सेकंड, कुछ लोग जोड़ रहे हैं अभी, एडमिट। देखिए, जैसे कोई मैप है, मान लीजिए इसमें अल्फ़ा और इसमें बीटा, इसके दो एलिमेंट हैं और एफ के एलिमेंट मैं ले रहा हूँ ए और बी। सपोज करिए कि ए और बी फील्ड में है। तो मैं बताया हुआ था कि अगर कोई मैपिंग है, एक वेक्टर स्पेस यू एफ और दूसरा वेक्टर स्पेस भी एफ हो, तो यू से भी पर कोई मैपिंग अगर इस टाइप का बिहेवियर रख रही है कि टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टाइम टी ऑफ अल्फा प्लस बी टाइम टी ऑफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू यू ओवर एफ और ए बी बिलोंग टू फील्ड। तो इस टाइप के मैपिंग को हम लोग बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको होमोमॉर्फिज्म भी बोलेंगे। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इसे होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। तो बाकी प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन किया हुआ था, यहीं से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, जैसे कि इसमें छोटे छोटे टर्म हैं जिसे आपको सीखना होगा बहुत अच्छे से, और उससे क्या होगा कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बड़े क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि इसका जो मेन थियरी क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, एक सेकेंड, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैट्रिक्स के अराउंड घूमता है। रुक जाइए, अभी ऐड ही कर लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जब भी स्टडी करना होगा तो जैसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग में आया, ठीक, या सामने आया, तुरंत आपके दिमाग में ये घूमने लगता है, या नहीं घूमता है तो घूमना चाहिए, कि हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक, मैट्रिक्स थियरी तो देखिए है क्या कि जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करने के लिए नेचुरली अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से आता है कि पहले वेक्टर स्पेस आता है, ठीक है, वेक्टर स्पेस, फिर इसी में सब स्पेस आएगा, और फील्ड तो साथ में सबके साथ साथ चलेगा, फील्ड सबके साथ साथ में चलता रहता है। तो इसके बाद फिर वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर हम दो वेक्टर स्पेस, मान लीजिए कोई यू वेक्टर स्पेस है और एक भी वेक्टर स्पेस है, तो दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने लगते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो इसके बाद फिर एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर मैट्रिक्स का। तो है क्या कि पूरा आपको यही सोचना है कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाएं और मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएं। नेचुरल सोचने का तरीका यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा, रुक जाइए, सबको जुड़ जाना है टाइम से तो बहुत समय लगता है। 2 मिनट और रुक जाते हैं। ठीक है, ओके। देखिए,
तो यहाँ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। हमारा पूरा उद्देश्य है कि ये मिक्सिंग होता है कंसेप्ट का, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स ये दोनों आपस में इंटरनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिना मैट्रिक्स का संभव नहीं है और मैट्रिक्स बिना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का संभव नहीं है। ठीक, तो नेचुरली अगर जो बनता है तो मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है इंडिपेंडेंटली अलग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट अलग है, लेकिन दोनों में एक रिलेशन है कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाते हैं। एक सेकेंड, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कि देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है u ओवर f से v ओवर f तक, तो रैंक ऑफ t भी निकाला जाता है। ठीक है, रैंक ऑफ टी निकाला जाता है, नलिटी ऑफ टी निकाला जाता है। तो मैट्रिक्स में भी तो रैंक होता है, किसी मैट्रिक्स ए का रैंक होता है। ठीक है, तो आपस में ये सब चीज़ें रिलेटेड है। तो इसका कंप्लीट मज़ा आपको तब आएगा जब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बना लीजिए। मतलब कि आपको गिवन हो कोई ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज करिए इस टाइप से, मान लीजिए कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है कोई ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसकी हेल्प से हम एक मैट्रिक्स बना लें। ठीक, मैट्रिक्स बना लें और मैट्रिक्स की पूरी स्टडी अच्छे से किए रहें पहले से ही। तो हम अभी मैट्रिक्स को आपको लीनियर अलजेब्रा में नहीं पढ़ाए हैं। तो अभी करते क्या है कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाना पहले सीखते हैं, और मैट्रिक्स जब सीख जाएंगे कि कैसे मैट्रिक्स बनता है, और इसी में एक आता है वर्ड चेंज ऑफ बेसिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बना लीजिए और चेंज ऑफ बेसिस पढ़ लीजिए। उसके बाद पूरी थियरी मैट्रिक्स की अलग से पढ़नी पड़ेगी। मैट्रिक्स की पूरी थियरी जब अलग से पढ़ लेंगे, फिर से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स का मिक्स स्टडी करेंगे। तब बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे और वहाँ पर फिर आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को टच करने लगेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, देखिए पूछेगा ट्रांसफॉर्मेशन, तुरंत उसको चेंज कर दीजिए मैट्रिक्स में। और मतलब हर चीज़ को तुरंत मैट्रिक्स में मत नहीं चेंज किया जा सकता, कि कर दीजिए, लेकिन जैसा ज़रूरत रहेगा उसके हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। फिर इसी में एक कंसेप्ट आता है आइगन वैल्यू का, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कंसेप्ट बनेगा। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कंसेप्ट भी मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। मैट्रिक्स में आप पढ़ते हैं कि अगर किसी भी लैम्डा के लिए, अगर खासकर स्क्वायर मैट्रिक्स आप लेते हैं यहाँ पर, कि ए जब भी लिया जाए तो ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ली जाए, तो किसी भी लैम्डा के लिए अगर एक ऐसा यक्स एग्जिस्ट करे, यक्स नॉन जीरो यक्स ऐसा एग्जिस्ट करे कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा यक्स हो जाए, ठीक, तब हम लैम्डा को कहेंगे कि लैम्डा आइगन वैल्यू है और इस आइगन वैल्यू का करस्पॉन्डिंग यक्स क्या है, आइगन वेक्टर है। तो एक कंसेप्ट मैट्रिक्स में आता है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है। कहा जाता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज कर लीजिए कि u ओवर एफ से v ओवर एफ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, तो अगर हम इसमें किसी लैम्डा को हम आइगन वैल्यू तब कहेंगे जब टी ऑफ यक्स एक ऐसा यक्स यू में एग्जिस्ट करे, नॉन जीरो यक्स, यक्स जब भी रहेगा तो नॉन जीरो रहेगा, एग्जिस्ट करे कि लैम्डा यक्स हो जाए, तो हम कहेंगे लैम्डा आइगन वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग यक्स आइगन वेक्टर है। तो सारे कंसेप्ट मैट्रिक्स के और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आज हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि मैट्रिक्स, यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाए और चेंज ऑफ बेसिस। उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स थियरी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कई सारे लेक्चर में पूरी मैट्रिक्स थियरी को पढ़ जाएंगे। और मैट्रिक्स थियरी जब पढ़ जाएंगे तो फिर से लीनियर अलजेब्रा में आकर के जो है ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ करके इससे उसको कनेक्ट करा करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाए और उसका कुछ एग्जाम्पल।
ठीक है, तो देखिए यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई दो बेसिस दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं R3 को ले लूँ, R3 ओवर R। मोस्टली चीज़ें हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे जा कर के थियरी से उसको कोरिलेट करा के आपको दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए R3 ओवर R कोई वेक्टर स्पेस है, ये कोई वेक्टर स्पेस है, इतना तो क्लियर होगा। इसमें होगा क्या, इसमें कोई भी एलिमेंट एक्स वाई जेड टाइप के होंगे, और एक्स वाई जेड जो भी होंगे ये रियल के होंगे। और यहाँ पर फील्ड क्या लिया गया है, फील्ड रियल है। तो ये वेक्टर स्पेस बनाता है, प्लस इसका कंपोनेंट वाइज होता है, मतलब कोऑर्डिनेट वाइज आपस में जुड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि x1 y1 और z1 अगर ऐसे लिखा है, एक सेकेंड, x1 कामा x2 ही ले लीजिए, x3 ले लीजिए, और प्लस यहाँ पर y1 ले लेते हैं कामा y2 और प्लस कामा y3। तो इसका प्लस डिफाइन होगा x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3, इस तरीके से। और डॉट कैसे डिफाइन होगा, अगर हम किसी अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं x1 x2 और x3 में, तो कम सभी में ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 अल्फ़ा x3, इस तरीके से। और अल्फ़ा फील्ड का मेंबर होगा। तो ये प्लस डॉट इसके रेस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बना लेता है, सबको पता है। तो अब देखिए, तो हम इसकी एक बेसिस यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बेसिस हम यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए बहुत सिंपल बेसिस लेते हैं, E1 E2 E3। तो E1 का सेंस होता है कि मैं इसको कॉलम में लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 0 0, और E2 को 0 1 0, और फिर E3 को 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक बेसिस है। तो अब हम अगर इसके किसी भी एलिमेंट को, सपोज करिए कि इसमें लिखा है 237, अगर 237 इसमें है, तो इसको हम इस बेसिस, मान लीजिए ये बेसिस बी है, तो 237 एक्चुअली सारे कॉलम लिए हैं, तो हम इसको भी 237 को भी कॉलम ही ले लेते हैं, 237 को कॉलम में ले लेते हैं। तो अगर इसको हम सपोज कीजिए x ले लें, तो x को अगर 237 में मैं लिख रहा हूँ, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1 0 0, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ 0 1 0 है, और यहाँ 0 0 1 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए टर्म बन गया। तो x को अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूं और यहाँ b लिख दूं, तो इसके जो टर्म यूज हो रहे हैं 237, इसको अगर कॉलम में खड़ा कर दूं 237, तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट वेक्टर, कोऑर्डिनेट। ठीक, बस कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस, विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस b। ठीक है, तो चूंकि ये सिंपल बेसिस है, सबसे सिंपलेस्ट कह सकते हैं कि बेसिस यूज की जाती है, जो जिसे स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में वही उसका कोऑर्डिनेट बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल को, अगर मैं बेसिस बदल दूं और मैं इसको दूसरे हिसाब से लिखूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बेसिस एक B2 ले लूँ, और वो इस टाइप से ले लूँ कि 1 0 0, और फिर 1 1 0, और फिर 1 1 1, इस टाइप से अगर मैं ले लूँ, और फिर यही जो लिखा था x का वैल्यू 237, इसको अगर मैं 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0, और फिर 1 1 1, अगर इस पर इसको एक्सपैंड करूं, मतलब कि मैं इसको देखूं कि इसके किस टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो देखिए, लगाने का तरीका सिंपल ये है कि आप इसे लगाएंगे तो ऐसे सपोज करेंगे कि ए बी सी लेट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करिए कि ये ऊपर लिखा है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में क्या लिखा है b प्लस सी, तीसरे में क्या लिखा है c लिखा है। अब तीनों का कंपेयर करिए, तो यहाँ से मिलेगा कि c का वैल्यू 7 है, उसके बाद b प्लस सी का वैल्यू क्या है 3 है,
तो सी का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू हमें निकालना है, तो 3 माइनस 7 कर देंगे, मतलब सी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। इसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2 है, तो हमें a फाइंड करना है, तो 2 माइनस बी प्लस सी कर देंगे। तो इसके बेस पर ये जो वैल्यू आएगी 2 माइनस बी का वैल्यू है -4 और सी का वैल्यू है 7, -4 प्लस 7, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकाल लेंगे, तो यहाँ से जो x का हम कोऑर्डिनेट लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू B2 बेसिस, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी सी होगा। और इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू है माइनस, यहाँ पर b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 7। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट वेक्टर बेसिस के रेस्पेक्ट में अलग अलग आता है। ये चीज़ समझ में आया कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट, कि किसी वेक्टर का किसी बेसिस के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। यस सर। ओके, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट में, कि मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस, दो वेक्टर स्पेस दिए हैं। सपोज करिए कि मैं एक ले लेता हूँ, R3/R ले लिया, ठीक, और एक मैं ले लिया R2/R में ले लिया, ठीक। और यहाँ से एक मैप मैं ले रहा हूँ जो इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो इस तरीके से होगा, एक्स वाई जेड को ले जाएगा x माइनस वाई और y माइनस जेड, ठीक है। तो ये आप चेक करिएगा घर पे, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं इसके रेस्पेक्ट में आपको बेसिस को दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिस कैसे दिखाएंगे। तो देखिए, तो जो एक सॉरी बेस नहीं, मुझे बताना है यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, कि मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैट्रिक्स, इस ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उस टर्म को बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके लिए देखिए, मान लीजिए कि इस पहले का जो बेसिस दिया है, सपोज करिए इसकी बेसिस दिया है, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं, जो 1 0 0 दिया हुआ है, फिर 0 1 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर 0 0 1 दिया हुआ है, ये इसकी बेसिस है। मान लीजिए इसकी बेसिस क्या है, इसकी बेसिस मैं मान लेता हूँ 1 0 और 0 1, ठीक है। इसको बी माने हैं, इसको सपोज कीजिए बी डैश मैंने ले लिया। तो अब कैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो देखिए मैट्रिक्स बनाने के लिए करते क्या है, सबसे पहले हम ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तब मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसके पहले बेसिस को, बेसिस के पहले एलिमेंट को इस मैप के थ्रू इसमें ले जाएंगे। तो इसका पहला एलिमेंट 1 0 0 है, तो यहाँ से t 1 0 0 को आगे ले जाएंगे, तो वो इस रूल के हिसाब से जाएगा इसमें। तो ये रूल क्या है कि x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई करेंगे तो 1 में से 0 हुआ, तो a हो गया 1, यानी कि 1 माइनस 0 और फिर 0 माइनस 0, तो ये टर्म क्या बना, ये हो गया 1 कामा 0। अब जो बना इसको इसके टर्म में लिखिए, यानी कि इसका बेसिस क्या है 1 0 और फिर यहाँ पर 0 1 ऐसे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ मैं क्या स्केलर पुट कर दूँ, ऐसे आप चाहे तो a प्लस बी पुट करके फिर आप कंपेयर करके अलग से निकाल के लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब इसको कैसे लिखेंगे, अब a से मल्टीप्लाई कर तो a और प्लस से 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर दूसरे टर्म में जाएगा a और 0, और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस b, तो a हो जाएगा a कामा b। तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चाहे तो ए बी का वैल्यू 1 0 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर यूज करना हो तो यहीं से इसी में रख दीजिए। मतलब कि ये छोटे क्वेश्चन है तो आसानी से रखे जा सकते हैं। एक सेकंड, को जोड़ना चाह रहा है, नहीं, देखिए ये छोटे क्वेश्चन है तो यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से
ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि इसका पहले का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब कि टी ऑफ जो 1 0 0 इसका कोऑर्डिनेट क्या है, किसकी बेसिस पर, ए B2 के बी डैश पर क्या है। तो ए बन रहा है 1 0 इस टाइप से, ठीक है। और दूसरा, अब मैं इसको करूँगा क्या कि दूसरे को ऐसे ही बताऊँगा, तो ए हो जाएगा 0 1 0, और यहाँ से फिर आगे जब जाएगा तो ए टर्म मिल जाएगा हमें। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से x माइनस वाई वाई माइनस जेड करेंगे तो ये -0 -1 होगा, और 1 - 0 तो ए टर्म हो जाएगा -1 1। और इसको जब एक्सपेंशन इसका करेंगे इस दूसरे वाले बेसिस पर, देखिए है क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसमें का एलिमेंट तो दूसरे वेक्टर स्पेस में जाएगा ना, तो उसमें जाएगा तो उसकी बेसिस पर कैसे उसका डिपेंडेंसी होगी उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 0 1, और इसमें क्या है -1, तो यहाँ -1 लगा दिए और यहाँ पर 1 लगा दिए। तो इस दूसरे का कोऑर्डिनेट वेक्टर अगर यहाँ पर निकालना रहे कि हम यहाँ पर t 0 1 0 इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर अगर निकालें बी पर, B2 बी डैश पर, तो ए टर्म हो जाएगा -1 और 1 इस तरीके से, ठीक है। और तीसरा इसी तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आएगा 0 0 1, और इसके इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो 0 - 0 और 0 - 1, तो ये हो जाएगा 0 - 1। और इसको अगर लिखना होगा तो यहाँ पर 0 टाइम 1 0 और फिर -1 टाइम 0 1 ऐसे लिखेंगे। तो टी ऑफ 0 0 1 इसका कोऑर्डिनेट बी डैश के रेस्पेक्ट में ये होगा 0 और -1। तो तीनों के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो अब जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं वो मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है कि बी से बी डैश पर जा रहा है। तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट सिंपली मैट्रिक्स ही बस लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो टर्म बनेगा इन तीनों को खड़ा कर दीजिए। तो पहला है 1 0, दूसरा है -1 1, और तीसरा है 0 - 1। तो ए हो गया मैट्रिक्स जो 2 x 3 की है। तो आप इसे समझिएगा कि कैसे, जैसे मान लीजिए कोई मैट, अब देखिए इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। दूसरा तरीका ए होता है कि पहले क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना ए, यहाँ पर 1 0 दिख रहा है, दूसरे में क्या दिख रहा है -1 1 दिख रहा है, और तीसरे में क्या दिख रहा है 0 - 1 दिख रहा है। तो इसकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं यहाँ पर बोला जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रोल क्या होता है कि 1 0 है तो इसको 1 0 लिख दीजिए, फिर दूसरा क्या है -1 1 ऐसे लिख दीजिए, और तीसरा क्या है 0 - 1, तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए, जैसे है वैसे ही उठा के रख दीजिए। तो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। बाद में इसका ट्रांसपोज करते हैं। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स सपोज कीजिए, इसका नेम बी है, लेट कर लीजिए बी। तो फिर बी की हेल्प से एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं पी, और उसको कहते हैं कि बी का ये ट्रांसपोज है, तो ए मैट्रिक्स फिर यही वाली बन जाएगी, क्योंकि ये 1 0 हो जाएगा, ये -1 1 हो जाएगा, और ये 0 - 1 हो जाएगा। तब हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर ऊपर लिखा हूँ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैट्रिक्स को बना पा रहे हैं। इतना चीज़ें क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी चीज़ें बताते हैं और उसका कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें देखिए खास बात ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर टी हमने लिया है R3 टू R से R2 टू R पर, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है XYZ इक्वल टू X - Y Y - Z। और यहाँ जो हमने
मैट्रिक्स बनाई है वो मैट्रिक्स इस टाइप से आ गया कि ए टर्म बन रहा है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ पीछे से तो यहाँ पर बन रहा है 1 0 -1 1 0 -1। तो यहाँ से देखिए 1 0 -1 1 और 0 -1 इस टाइप से मैट्रिक्स बन रहा है। तो इस मैट्रिक्स की खास बात क्या होगी? इस मैट्रिक्स की खास बात ये होगी कि अगर हम इसमें, इसका बेसिस क्या था? पहले वाले का बेसिस था 1 0 0 और 0 1 0 और फिर 0 0 1। और दूसरे का बेसिस क्या था? दूसरे का था 1 0 और फिर 0 1 इस टाइप से। तो एक सेकंड रुकिए। तो देखिए, तो दूसरे में यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं इसमें से पहले का, इस पहले में कोई भी एलिमेंट, मैं यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि ये कैसे इसको आप यूज में लाएंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए R3/R है, तो इसका कोई भी एलिमेंट सपोज करिए कि मैं ले रहा हूँ 2 3 4 ले लिया। ये कोई एक एलिमेंट है जो इस R3/R का है। तो हम इस पहली बेसिस पर अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे यक्स का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे बी पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 3 4। क्यों हो जाएगा 2 3 4? क्योंकि 2 3 4 को जब इस बेसिस पर लिखना चाहेंगे कि 1 0 0 है और फिर 0 1 0 है और फिर 0 0 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। मतलब आप चाहें तो यहाँ पर ABC पुट करके फिर इसको कह सकते हैं इक्वेट करके फिर सॉल्व करके फिर निकाल सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यही यहाँ पर 3 टर्म हमें दिखाई देगा, ये 2 और 3 और 4, तो हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब इसी 2 3 4 को इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसमें ले जाइए। तो जब हम 2 3 4 को ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसमें ले जाएंगे, R2 में ले जाएंगे, तो इसमें क्या टर्म हो जाएगा कि x में से y घट गया तो 2 में से 3 घटा तो -1, और फिर 3 में से 4 घटा तो ये भी होगा -1। अब इसको इस पर एक्सपेंड करेंगे, यानी कि -1, इसको t 2 3 4 को, तो इसको इस पर अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? b डैश पर। इसका कोऑर्डिनेट इसमें, इस बेसिस को b डैश मान लीजिए, तो b डैश पर जो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा वो होगा -1 -1। क्यों होगा? क्योंकि इसकी बेसिस तो 1 0 0 1 है ना, तो इस -1 को चाहे तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1, 0 और फिर 0, 1, और यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, इसलिए बन जाएगा तो -1 और ये भी -1, दोनों ऐसे खड़ा कर दिए तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो देखिए, तो कहने का मतलब जो x लिया गया था, x का कोऑर्डिनेट पहली बेसिस पर a दिख रहा है यहाँ पर, और जब x ऐसे करके tx बन गया, मतलब दूसरे स्पेस में चला गया, तो इस tx का जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला उसकी बेसिस पर वो था -1 -1। तो अब इन सब में ये जो t वाली मैट्रिक्स है, ये कौन सा रोल प्ले करती है? तो देखिए, ये रोल ये प्ले करती है कि यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स लिखे हैं t, अगर t पर अगर इस x का कोऑर्डिनेट अगर आप लगा देंगे तो ये tx के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर देती है। कैसे? देखिए, जैसे कि टी मैट्रिक्स कौन सा है, यहाँ पर टी मैट्रिक्स है 1 0 -1 1 और फिर 0 -1, इस तरीके से है। और x का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 3 4 2 3 4, इस तरीके से। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1, मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ -3 और 0, तो 2 -3 -1 हो जाएगा। इस दूसरे रो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो 2 को 0 कर देगा, और यहाँ 3 4 है तो 1 जाएगा 3 में, -1 जाएगा 4 में, तो ये भी -1 हो जाएगा।
और ए क्या आ गया, ए यहाँ पर जो है वही आ गया, मतलब ये क्या है कि टी एक्स का बी डैश पर जो कोऑर्डिनेट है वही आ गया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन से हम अगर एक मैट्रिक्स बना ले रहे हैं तो मैट्रिक्स का रोल ये होता है कि ए पहले वेक्टर स्पेस में किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट को उस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जब दूसरे वेक्टर स्पेस में वो चला जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो बन है इसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स की हेल्प से हम चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे में का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो सब दिख रहा है एक क्लियर है या फिर गड़बड़ है या समझ में नहीं आया? हेलो, आया आ सर? रहा है सर। ओके, गुड, ठीक है। तो इसलिए मैट्रिक्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर कि जो चीज़ आप ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं वो मैट्रिक्स से भी हो सकता है। तो बस अब यहाँ क्या था कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाया और मैट्रिक्स का यूज बताया कि कैसे आप उसको यूज कर पा रहे हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो यहाँ पर आ रहा है ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको हम लोग ऑब्जर्व किए। अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ तो फिर यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ आपका। चलिए देखते हैं, जैसे कि एक और कंसेप्ट, हाँ तो अब इसको थियोरेटिकली कैसे देखेंगे। देखिए थियोरेटिकली ऐसे देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर स्पेस है, सपोज कीजिए यू एन कोई वेक्टर स्पेस है ओवर एफ, और वी एम मान लीजिए वी एम कोई वेक्टर स्पेस है ओवर एफ, ठीक। तो यहाँ से मैं इस पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो इसके पास एक बेसिस भी होगी, सपोज कीजिए इसकी बेसिस बी वन है, तो उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, उसमें मान लीजिए अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू ऐसे करके अल्फ़ा एन एलिमेंट होंगे। इस वी एम में कैसे एलिमेंट होंगे, सपोज कर लीजिए कि इसकी कोई बेसिस है जो बी टू है और वो इस टाइप से है कि इसमें बीटा वन बीटा टू से लेकर के बीटा एम तक इतने एलिमेंट हैं। तो जब आप इसमें किसी एलिमेंट x को पकड़ेंगे तो पहले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी तो गिवन होगा, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कुछ न कुछ इस तरीके से दिया होगा कि x, सपोज कीजिए कि x1 x2 डॉट डॉट xn, अगर ये कोई वेक्टर है इसमें un में x1 x2 xn, अगर यह वेक्टर है un का, तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जब इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा टी x1 x2 xn, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। तो इस तरीके, अब ये डिफाइन होगा किस तरीके से दिया रहेगा वो क्वेश्चन में देगा, उसके लिए सोचना नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, वो दिया ही रहेगा, जो भी देगा वो लीनियर रहेगा। सॉरी। तब इसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए, तो टी को अब हम इसके पहले एलिमेंट को ले लिए अल्फ़ा वन यहाँ से लिए, टी के थ्रू ए चला गया, अल्फ़ा वन इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो इसमें किससे रिप्रेजेंट होगा, बीटा वन बीटा टू बीटा एम के लीनियर कम्बिनेशन से रिप्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ ए वन वन, ठीक, ए वन वन बीटा वन, ए वन टू बीटा टू एंड सो एन, ए वन एन बीटा एन, इस तरीके से। इसी टाइप से पी ऑफ अल्फ़ा टू जब निकालेंगे तो होगा यहाँ से क्या, ए टू वन बीटा वन, फिर ए टू टू बीटा टू एंड सो ऑन ए टू एन बीटा एन, बीटा एम रहेगा, यहाँ पर एम रहेगा और ये भी एम रहेगा। इसी टाइप से यहाँ पर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते टी अल्फा एन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर होगा ए एन वन बीटा वन, ए एन टू बीटा टू एंड सो ऑन ए एन एम, यहाँ पर एम है, एम बीटा एम। तो ऐसे करके ये हमारा
क्या हुआ कि हर एलिमेंट को हम दूसरे वेक्टर स्पेस में ले जा रहे हैं और उसकी बेसिस पर उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो अब इसकी हेल्प से अब मैं इसका एक, चाहे तो डायरेक्ट इसके मैट्रिक्स को बना दीजिए। तो डायरेक्ट मैट्रिक्स कैसे बनेगा? मैट्रिक्स का तरीका है डायरेक्ट बनाने के लिए कि आप करिए क्या कि जो ये रो में जो स्केलर यूज हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ए कोऑर्डिनेट, इसको आप खड़ा कर दीजिए। तो ये टर्म हो जाएगा 1 1 ए 1 2 एंड सो ऑन ए 1 m। ठीक है। और दूसरा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 2 2, ठीक। और फिर यहाँ पर 2 m। ऐसे यहाँ पर लास्ट में ए n 1 ए n 2 और लास्ट में ए n m। ठीक है। तो ए कितने क्रॉस कितने का बना? ए m क्रॉस n का बन गया। ठीक, एक मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरीके से जो हमारा मैट्रिक्स बन रहा है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हम इसी को यूज करेंगे। हाँ, अगर इसको दूसरे तरीके से बनाइए तो पहले आप इसका जो ए लिखा है इसी से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दीजिए। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? एज इट इज इसको कॉपी कर देंगे, A11 फिर A12 और सो ऑन A1m, फिर A21 A22 और फिर A2m, ऐसे AN1 AN2 और ANM। ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फिर से इसे एक मैट्रिक्स बी लेट कर लीजिए और इसके बाद इस बी को जब ट्रांसपोज करेंगे तब फिर ये इसके इक्वल होता है, तो भी वही बात हो जाती है। तो चाहे तो डायरेक्ट ऐसे एक्सपेंड करके इसको आप यहाँ खड़ा कर दीजिए और उससे बना लीजिए मैट्रिक्स। तो थियोरेटिकली स्टैंडर्ड तरीका से ऐसे बनता है। और इसका महत्व क्यों है? देखिए, कोई चीज़ जैसे बना रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस तब होता है जब उसको आप उसमें यूज दिखाएंगे तब। तो मैं पहले यहाँ पर दिखा चुका हूँ कि जो हम कोऑर्डिनेट, जो हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाए हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक, वो इस टाइप का है कि यहाँ पर हाँ, यहाँ पर या पीछे मैं यहाँ पर दिखाया हूँ शायद नेक्स्ट स्लाइड में, एक सेकंड, हाँ यहीं यहीं पर ऊपर मैं दिखाया हूँ कि आप जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ए इक्वल हो जा रहा था। तो इसी की हेल्प से, इसी से मोटिवेट होकर के मैं इन जनरल यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ये बोल। जो जॉर्डन फॉर्म होता है वो इसी से ही होता है ना? जॉर्डन इसी से कैनोनिकल फॉर्म, रुकिए, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अभी बहुत बहुत समय के बाद आएगा। जब आएगा तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नेट के सिलेबस में है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो वो भी आगे आएगा तब फिर उसको, अभी हम सिंपल जो है चीज़ों को बता रहे हैं, फिर आगे सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, एक एक दूसरा टर्म है चेंज ऑफ बेसिस। चेंज ऑफ बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस के पीछे क्या मोटिवेशन है? जैसे कि मान लीजिए R3/R, ठीक, इसके हम दो बेसिस की बात कर रहे हैं, एक B1 और एक B2। ठीक, एक बेसिस में ले रहा हूँ स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1 0 और फिर दूसरा 0 0 1 ऐसे। और दूसरा बेसिस मैं ले रहा हूँ 1 0 0 और 1 1 0 और तीसरा है 1 1 1 ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये मैं दो बेसिस ले रहा हूँ। अब आप सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ जो इस टाइप से है कि लेट करिए 2 3 4 इसका मेंबर है, इसे आप एक्स नेम दे दीजिए, इसका नेम दे दीजिए कि ये एक्स है, लेट कर लीजिए। तो अगर मैं इस एक्स को अगर यहाँ पर B1 के रेस्पेक्ट में 2 3 4 को अगर एक्सपैंड करूँगा बेसिस के हेल्प से, तो 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो
यक्स का B1 के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 3 4 होगा। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि B2 के रेस्पेक्ट में अब मैं अगर यक्स को देखना चाहूँ तो यहाँ पर 2 3 4 है और इसको 1 0 0 स्पेस ना होने की वजह से मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ और फिर 0 यहाँ पर 1 1 1। अब मैं इसको अगर एक्सपेंशन इसका करूँगा तो मुझे यहाँ पर टर्म मिलेगा, इसको भी खड़ा कर देते हैं क्योंकि आप सुविधा के अनुसार चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही टर्म में लिखिए। यहाँ पर 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो मुझे ए बनाना है तो यहाँ लास्ट में 4 है तो यहाँ पर मैं 4 कर दूंगा और ये 4 आएगा, यहाँ पर मुझे 3 चाहिए तो यहाँ पर मैं -1 कर दूंगा जिससे 3 हो जाए और -1 ए हो गया और मुझे यहाँ 2 चाहिए तो मुझे यहाँ 3 लिखना होगा। ठीक है, नहीं 4 और -1 ए हो गया, -3 हो गया और मैं यहाँ पर -1 रख दूंगा, -1। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो x का B2 पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1 और -1 और फिर 4। ठीक है, तो आपने एक बेसिस पर इसका कोऑर्डिनेट देखा 2 3 4 आ रहा है, दूसरे बेसिस पर -1 और 4 आ रहा है, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में स्वतः उठेगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। मतलब कि बेसिस बदल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट बदल जा रही है। ठीक है, क्या इन दोनों में कोई एक रिलेशन है? ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं, नहीं भी सोच सकते हैं। अगर फ्री है तो नहीं सोच सकते हैं, अगर सोचना चाहें तो सोच सकते हैं कि B1 अलग दिया हुआ है, B2 अलग दिया हुआ है, B1 पर कोऑर्डिनेट अलग आ रहा है, B2 पर कोऑर्डिनेट अलग आ रहा है, कोई B3 होगा जिस पर कोऑर्डिनेट अलग आएगा, तो इनके कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है। ठीक, तो एक एक मैं बता रहा हूँ जैसा कि बुक्स में दिया हुआ है कि एक हेलो मैट्रिक्स। सर। हाँ बोलिए। सर विवेक कोई कैमरा ऑन किया है, सर ऑफ करवा दीजिए, डिस्टर्ब हो जाएगा। एक सेकेंड, विवेक, विवेक आप एक कैमरा ऑफ कर दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड। देखिए, तो इस तरीके से जो यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ें बन रही हैं इसके हिसाब से हम यहाँ पर सोचेंगे तो यक्स B2 इक्वल टू यहाँ पर -1 और 4 दिख रहा है। तो इसमें क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को समझाने के लिए मैं एक मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ जो देखिए कैसे बनता है। मतलब ये है कि आप ये तो समझ गए होंगे ना कि B1 पर किसी वेक्टर, सेम वेक्टर का कोऑर्डिनेट अलग है और B2 पर अलग है, मतलब बेसिस बदल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट बदल जा रहा है, तो इसमें क्या रिलेशन है उसी चीज़ को मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनती है जिसे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं और वो मैट्रिक्स ऐसे बनती है। तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और ये मैट्रिक्स बनती है B1 से B2 पर। ठीक है, और उस पर जब आप यक्स के B1 को, मतलब यक्स का B1 लगा देंगे तो ये यक्स का B2 दे देती है। इस टाइप की मैट्रिक्स मिलती है। मतलब यही जो यहाँ पर दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी मैं बता रहा हूँ किस सेंस में है, आप बस में समझिए कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक बी मान लीजिए, कोई एक मैट्रिक्स है जो इस टाइप से एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी जो यहाँ पर फिट होगी और बी पर जब मैं एक्स को B1 पे ऑपरेट करूँगा तो एक्स को ये B2 पर दे देता है। ठीक है, तो इसको समझिए कैसे, देखिए देखिए जैसे कि यहाँ पर B1 भी दिया हुआ है और B2 भी दिया हुआ है, तो मैं करूँगा क्या कि एक मैट्रिक्स बनाऊँगा, आइडेंटिटी बनता है ए B1 पर से B2 पर ऑपरेट होगा, तो ये पहले बेसिस के पहले एलिमेंट को ले जाएगा दूसरे में। तो कैसे, तो यहाँ 1 0 0 है, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैप होता है तो ये इसको ऐसे ही ले जाइए, मतलब 1 0 0 ही रख दीजिए।
अब A100 इस B2 में पहुंच गया, तो B2 में फिर इसके ऊपर आपको उसका एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 100 और फिर यहाँ पर है 010 और फिर दूसरा है यहाँ पर -1 4 था, और यहाँ पर तीसरा टर्म बना था 001। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से 010 को जब हम इसके थ्रू 010 को ले जाएंगे, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर उल्टा किया हुआ है। एक्चुअली मैं B2 में ले जा रहा हूँ, तो इसे B1 के बेसिस पर ही नहीं रिप्रेजेंट करूँगा, मैं इसको B2 के बेसिस पर रिप्रेजेंट करूँगा, तब जाके वो बनेगा। तो B2 का बेसिस क्या होगा कि 100, दूसरा है 110 और तीसरा है 111 इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर देखिए 100 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ 1 रख दूंगा, बाकी दोनों जगह मैं 0 रख दूंगा। इसी टाइप से 010 को 010, मतलब ये आइडेंटिटी मैप ही है जो B1 से B2 ऊपर ले जा रही है सारे बेसिस के एलिमेंटों को। तो इसको 100 पर और फिर 110 और तीसरा 111 इस पर हमें इसे राइट करना है। तो बीच में 1 है, तो मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, यहाँ मैं -1 पुट कर दूँ, यहाँ पर 1 पुट कर दूँ, यहाँ 0 पुट कर दूँ, तो ये बन जाएगा तीनों। ठीक है, इसी टाइप से 001 को अगर आप सोचेंगे, तो 001 जब जाएगा इसमें, तो इसमें किस आधार पर उसका एक्सपेंशन होगा उसे आपको सोचना है। ठीक है, यहाँ पर 111 और फिर यहाँ पर 111 ये 0 होगा। ठीक है, तो लास्ट में 1 है, यहाँ पर लास्ट में 1, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, और चूंकि इन दोनों पे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 कर दूंगा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 कर दूंगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें बन जाएंगी। अब करना क्या है कि इसकी हेल्प से, इस आइडेंटिटी मैप की हेल्प से जो ये माला है, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका नाम लेट कर लीजिए, कोई बी नाम दे दीजिए। ठीक, लेट ए बी है, और ये B1 से B2 पर जा रहा है, और ये मैट्रिक्स बनेगा कैसे, इस तरीके से बनेगा कि इसके जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उनको खड़ा कर दीजिए 1 0 0, तो ऐसे 1 0 0, दूसरे का -1 1 0 -1 1 0, तीसरे में क्या है 0 -1 1 0 -1 और 1, इस तरीके से। तो ये इसी मैट्रिक्स को बोला जाता है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का रोल कैसे आ रहा है। तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो वेक्टर बनाए हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, यहाँ ऊपर ऊपर देखिए, रेड से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर दो दे रहा हूँ कि x का B1 पर एक्सपेंशन 2 3 4 कोऑर्डिनेट आ रहा है, और x का B2 पर -1 -1 4 आ रहा है। तो इन सब में क्या रिलेशन है, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स आती है, अगर इस, हाँ बोलिए। स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है सर। एक सेकेंड, रुकिए रुकिए, हेलो, अब मूव कर रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का जो रोल है वो इस तरीके से होगा कि चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स यही जो दिख रहा है 1 -1 0 और 0 1 -1 और 0 0 1, अगर इस पर हम इस पहले को लगा दें 2 3 4 को, और मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो देखिए क्या आ रहा है। कैलकुलेट करिए, जब 1 -1 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस टाइप से मल्टीप्लाई होता है ना मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की तरह, तो 1 का 2 में होगा, -1 का -3 में होगा, तो 2 -3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे का जब 1 -1 का यहाँ 3 4 में होगा,
तो ये भी -1 हो जाएगा। और लास्ट में 0 0 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिया था बी, चेंज ऑफ बेसिस बी मैट्रिक्स पर एक्स B1, मतलब कि एक्स का कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू B1 ऑपरेट किया। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बी पर यक्स का कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू B1 ऑपरेट किया, तो यक्स का कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू B2 हमें मिल गया। तो इसकी वजह से इस मैट्रिक्स को बोला जाता है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? हेलो, ज़्यादा बड़ा हो गया या समझ में ही नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में। ओके, ठीक है। तो और किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकता है। तो अब देखिए, जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, इस तरीके से चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन पर ले चलते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, और वहाँ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक, कहा जा रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो वर्क कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ऐसे बताता हूँ कि एक पॉलिनॉमियल है P3, मान लीजिए P3 ओवर जो ऐसे बनाया जाता है P3x, मतलब इसमें ऐसा है कि यहाँ पर देखिए कि इसमें A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस मान लीजिए A3x क्यूब, इस टाइप का मैट्रिक्स होगा। और A1 A2 A3 और जो A0 है, ये सब के सब रियल नंबर से आ रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप का मैट्रिक्स है। मतलब कह सकते हैं कि P3x, मैं उसको कह रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 3, इस टाइप से है। ठीक, तो ए एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी P3 पर से P3 पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस तरीके से है, जो हम यहाँ पर कह रहे हैं P3x से P3x पर। इस तरीके से है कि अगर किसी पॉलिनॉमियल A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब पर ऑपरेट हो रहा है, तो इसका वो डेरिवेटिव कर दे रहा है। ठीक है, नहीं डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप से है, जो इस तरीके से है कि मान लीजिए इसके कोफिशिएंट को घुमा दे रहा है, मतलब A3 हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है A2x हो जा रहा है, फिर A3x स्क्वायर हो जा रहा है, फिर A0x क्यूब हो जा रहा है, इस तरीके का हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन दिया गया है जिससे कि आपको बताना है, और भी कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है, इतना तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बताया जा रहा है कि देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन M, मान लीजिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो M होगा ऑफ T, और दिया है विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस। बेसिस क्या दिया हुआ है? ऑर्डर्ड बेसिस जो होता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस। मान लीजिए कोई B बेसिस है, तो इसका ऑर्डर्ड बेसिस क्या होगा? 1 होगा, x होगा, x स्क्वायर और x क्यूब, ये दिया हुआ है। ये जैम 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। आगे कह रहा है देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन M ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B इज सेटिस्फाइज। इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके। ठीक, जो इस तरीके से हैं कि M2 प्लस
I4 इक्वल टू 0। दूसरा लिखा गया है m2 का मतलब स्क्वायर माइनस I4 इक्वल टू 0। और तीसरा लिखा गया है m माइनस I4 इक्वल टू 0। 0 का मतलब जीरो मैट्रिक्स है। और m प्लस I4 इक्वल टू 0। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर यम है वो बनेगा कैसे। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है कि पहले एक्चुअली यहाँ पर जो ये काम कर रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप से है। यहाँ मैं ऊपर लिखा भी हूँ कि ये P3 से P3 पर है। देखिए P3 यहाँ भी है, यहाँ P3 से P3 पर। तो इस पहले का बेसिस क्या होगा, क्योंकि 3 ऐसे जो P3 है, P3 को यहाँ पर देखिए क्या है, P3 को बताया जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 या 3 से कम। तो इसकी बेसिस में कौन कौन एलिमेंट होंगे, बेसिस आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी वेक्टर स्पेस के बेसिस आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बस पढ़ते जाइए भूलते जाइए, सारी चीज़ें याद रखेंगे पीछे का, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत राहत रहेगा और आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो P3 का जो बेसिस है यहाँ पर 3 डिग्री होगा तो 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब यही बेसिस में आएगा। दूसरा भी P3 ही है तो इसकी भी जो बेसिस होगी वो भी यही होगा, जो बनेगा 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बनेगा इस तरीके से। तो अब देखिए, तो इसमें हम ये मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं रिप्रेजेंटेशन, इसके बेसिस से एलिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दूसरे में ले जाते हैं और उस पर उसका एक्सपेंशन करते हैं। और एक्सपेंशन करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट को कॉलम वेक्टर में लिख देते हैं। यही काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम इसके पहले एलिमेंट 1 को यहाँ पर चूज करेंगे। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको फिर जब आप यहाँ जो डेफिनेशन लिखा है देखिए कि A0 A1 A2 A3 तीन इस क्रम में है, लेकिन जब दूसरे में जा रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म होके क्रम उनका बदल जा रहा है। जो एक्स क्यूब का मल्टीप्लायर है वो पहले आ जा रहा है यहाँ पर पहले प्लेस पर, x2 का आगे आ जा रहा है। मतलब ये जो 0 1 2 3 4 था 3 था, ठीक है, 0 1 2 3 होने की यहाँ पर है, लेकिन जब ट्रांसफॉर्म होके जा रहा है तो 3 2 यहाँ पर 1 रहेगा, 3 2 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेंगे। तो इसलिए मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 0 के साथ 1 हो जाएगा प्लस 0 के साथ x हो जाएगा और फिर 0 के साथ x स्क्वायर हो जाएगा और फिर 1 के साथ x क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। इसी प्रकार से दूसरे को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए दूसरे को कैसे मैनेज करेंगे, x और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स और फिर 0 इंटू एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स क्यूब। और ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। ऐसे ही एक्स स्क्वायर को ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। और ये फिर चेंज होकर के इसमें ऐसा बन जाएगा कि 0 0 के साथ 1 प्लस 1 के साथ x और 0 के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 0 के साथ एक्स क्यूब। ऐसे ही x3 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर टर्म मिलेगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर और फिर 0 इंटू एक्स क्यूब। और ए टर्म हो जाएगा, पूरा उलट जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में ए 1 रहेगा। तो इसको हम बनाएंगे तो ए बदल जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स
क्यूब, इस तरीके से। तो अब सबका कोऑर्डिनेट जब बना के यम हम लिखेंगे तो यम को किस तरीके से लिखा जाएगा? ये जो पहले का जितना भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिख रहा है, पहले में जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर वन, उसको खड़ा कर देना है। तो जीरो 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 वन ऐसे हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या होगा? दूसरे का देखिए, ये जीरो जीरो, यहाँ पर वन और जीरो, तो जीरो जीरो वन जीरो ऐसे। और जब तीसरे में जाएंगे तो तीसरे में जाएंगे तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो, तो उसको ऐसे लिखेंगे जीरो वन जीरो जीरो। और जब चौथे में जाएंगे तो चौथे का टर्म यहाँ पर दिख रहा है कि हम इसको वन जीरो जीरो और जीरो, तो वन जीरो जीरो जीरो, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दिया। तो अब बताइए कि जब इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है तो पहले यहाँ से देख लीजिए, आइडेंटिटी जो I4 होता है, I4 तो कंफर्म है कि I4 किस टाइप का होगा, 4x4 की मैट्रिक्स होगी, बाकी सब जीरो जीरो ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है, जीरो 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 ऐसे। तो क्या यम में I जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा? ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। यम में से I घटा देंगे, जो यहाँ पर दिख रहा है जीरो हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। हाँ, अब यही चांस बचता है दो ठो कि यम स्क्वायर में I4 करना है प्लस तब जीरो हो, यम स्क्वायर में I4 माइनस करना है तब जीरो हो। तो एक बार मैं यम स्क्वायर कर ही देता हूँ। तो यम यहाँ लिखा हुआ ही है, इसी के बेस पर मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ। तो देखिए, तो एक बार फिर से मैं यम स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर वही मैं लिख दूंगा जीरो 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 वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो और वन जीरो जीरो जीरो। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा? इसका जब पहले मल्टीप्लाई करूँगा तो वन आएगा, बाकी सब में मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो 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 हो जाएगा। दूसरे का जब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, दूसरे में करेंगे तो ये थर्ड प्लेस से मैच करेगा और ये वन होके जीरो दे देगा। ऐसे तीसरे का जब करेंगे ना तो तीसरे का मल्टीप्लाई पहले में जीरो देगा, दूसरे में जीरो देगा, तीसरे में सेकंड प्लेस मैच करेगा तो वन और बाकी जीरो। और लास्ट में फिर लास्ट वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस लास्ट में जाएगा तो वन देगा, सॉरी, लास्ट वाला पहले मल्टीप्लाई होगा तो जीरो जीरो जीरो, लास्ट में जाके वन दे देगा। तो ये I4 हो ही गया, ठीक है। तो I4 चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा आइडिया और लगा दीजिए कि चूंकि यम स्क्वायर और I4 को इधर कर दीजिए तो माइनस I4 इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुक रहिए। ये क्या हुआ? एम स्क्वायर माइनस आई एन इक्वल टू जीरो कैसे हुआ? I4 है, तो देखिए एम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या दिख रहा है? I4 दिख रहा है। तो इसको इस साइड लेते आइए, इसको इस साइड लेते आइए, तो एम स्क्वायर माइनस I4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए ये सही हो गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर बना ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत ही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि दिए गए हैं, मैं उसको अभी आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए एक और क्वेश्चन है जो इस टाइप से बताया जा रहा है। ये CSIR 2018 दिसंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, दिसंबर में पूछा गया है। इसमें एक सेट दिया हुआ है C, एक सेट C दिया हुआ है जो इस टाइप से बनाया गया है। इसमें 1 2 और फिर 2, 1 ये एक बेसिस है, ठीक है, ए एक बेसिस है, बी ए बेसिस फॉर R2 ओवर R2 ओवर R के लिए ए बेसिस है। एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया गया है जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि R2 से R पर जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन,
R2 से R2 पर, ठीक। और किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो देखिएगा, एक्स वाई और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस 2y, इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। आप चाहे तो सुविधा के लिए एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस 2y ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आपको निकालना है टी ओवर सी निकालना है, ठीक है। टी ओवर सी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस, ठीक है। टी ओवर सी रिप्रेजेंट्स द मैट्रिक्स, इसमें जो लिखा हुआ वो मैं लिख रहा हूँ कि टी ओवर सी रिप्रेजेंट्स द मैट्रिक्स ऑफ टी, represents the matrix of T, matrix of T with respect to the basis C, with respect to the basis C, ठीक है। then which of the following true, तो then के बाद क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है, देन मैं यही लिख देता हूँ कि टीसी क्या होगा, टीसी को पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में दिया गया है -3 -2 और 3 1, ऐसे बी को दिया जा रहा है यहाँ पर 3 -2 और फिर -3 और 1 इस तरीके से, और सी को दिया जा रहा है कि -3 -1 और फिर 3 2, और एक डी है जो लिखा गया है कि 3 -1 और -3 2 में, इस तरीके से लिखा गया है। तो इसको सॉल्व आपको करना है। तो देखिए यहाँ क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पर बताया था कि जो आपको बेसिस देना होगा, तो देखिए तो इसमें एक ही बेसिस दिया है और ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तो अगर दोनों के अलग अलग दिए रहते बेसिस तब दो यूज करते, एक ही दिया है और कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि दूसरे के लिए कौन सा यूज करिए, तो सी एक ही दिया है तो एक ही पर दोनों को देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो करना क्या है कि इसका भी बेसिस सी ही होगा जो यहाँ पर दिख रहा है, दूसरे का भी बेसिस सी ही होगा, तो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करा करके काम चलाना है, ठीक। अगर दिया रहता अलग अलग तो अलग अलग हम सोचते, एक ही दिया है तो एक ही ले लीजिए दोनों को। तो इसमें का कोई एलिमेंट पकड़ेंगे तो वो एलिमेंट पहले 1 2 को पकड़िए, इस 1 2 को और टी पर ले जाइए। तो टी पर ये क्या दिख रहा है यहाँ पर कि अगर हम एक्स वाई को ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस 2y, तो x प्लस वाई तो 1 2 3 हो गया, और 1 में से ट्वाइस आप दूसरा घटाना है, तो 1 में से ट्वाइस आप दूसरा घटाएंगे तो -3 होगा, ठीक है। तो अब इसको फिर से करना क्या है कि इसको फिर से एक्सपैंड करना है इसी बेसिस पर कि ये 1 2 लिखा है ना, 1 2 और फिर 2 1 लिखा है, तो यहाँ पर मैं क्या कुछ पुट कर दूं कि ये बन जाए, ठीक। तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं इसको ए बी मान करके सॉल्व कर लूँ अलग से। तो जैसे अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए टर्म बन जाएगा a+2b कामा यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी टाइप का। तो अब कंपेयर जब करेंगे कि a+2b = 3, a+2b = 3 और a माइनस 2b = -3, दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सेकंड है, कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, सर 2a होगा वहाँ पे, 2a प्लस बी रहेगा सर। अच्छा एक सेकंड, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कैसे गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी = -3। तो अब करते क्या है ना कि इसमें इस दोनों को सॉल्व करने के लिए पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 4b = 6,
नीचे हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू -3। अब इसको घटा दें तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 3b इक्वल टू यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 3 आ गया। जब b का वैल्यू 3 आ गया तो इसमें पुट कर देंगे तो 2 तिहाई 6 -3, तो ये का वैल्यू आ जाएगा -3। तो फाइनली हम इस a के जगह पर पुट कर देंगे, a के जगह पर -3 पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे और b के जगह पर 3 पुट कर देंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी इक्वेशन का यूज करके हम दूसरे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब दूसरे का मतलब है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे कि t के बाद 2 1 पुट करेंगे, ध्यान दीजिए 2 कामा जब 1 यहाँ पर रखेंगे तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से ट्वाइस ऑफ जब 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको जब मुझे इस पर एक्सपेंशन इसका करना होगा तो इसको भी लिखेंगे a 1 कामा 2 प्लस b 2 कामा 1, तो ये भी बनेगा यही a प्लस 2b और 2a प्लस b। तो फिर से कंपेयर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2a प्लस 2 4b बराबर 2 तिहाई 6, और इस पर 2a प्लस b इक्वल टू 0 माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल होकर ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 6, तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। और b का वैल्यू जब 3 होगा तो यहाँ पर दूसरे में देखिए, एक सेकेंड, हाँ b का वैल्यू, b की वैल्यू 2 होगी सर। हाँ, एक सेकेंड, b का वैल्यू 2 होगा, तो b का वैल्यू 2 होगा। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर जब b का वैल्यू 2 होगा तो a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो अब इसको यहाँ पर यूज कर लीजिए, यहाँ पर यूज करिए, यहाँ पर a और b के जगह पर यूज कर लीजिए। तो a और b के जगह पर यूज करेंगे तो a टर्म होगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब डायरेक्ट यही जो मैट्रिक्स बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे कि पहले वाले के जो कोऑर्डिनेट है उसको खड़ा कर देंगे, तो -3 और 3, तो -3 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे -1 और 2 यहाँ, तो -1 और 2 यहाँ। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाकी सब गलत है। बात समझ में आ रही है? सी वाला सी ऑप्शन सही है। अच्छा, हाँ, सी वाला सही है, बाकी गलत है, हाँ ए गलत है, सी वाला सही है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं, तो यहीं पर मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए, यहीं पर मान लीजिए कि आपको दिया क्या रहे, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स आपने बना लिया। अब मैं इसी को उल्टा बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप सीखेंगे कि मैट्रिक्स से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन बनाए। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो बेसिस पता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन मैं जो डिजाइन कर रहा हूँ इस तरीके से कि कोई टी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक, R2 से R2 पर, इसकी बेसिस दिया हुआ है। बेसिस में किस टाइप के एलिमेंट हैं, 1 2 कामा 2 1 टाइप के एलिमेंट है, और ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है इसी बेसिस पर, ठीक। मैट्रिक्स दिया हुआ है जो है -3 -1 3 और 2। अब पूछा जा रहा है कि P ऑफ एक्स वाई, जैसे कि ऐसे कह दे, देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है T ऑफ 2 3 का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मतलब दिन पर दिन क्या है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन इजी हो ना पूछा जाए, लेकिन बेसिक यही है, थिंकिंग और स्किल आपकी यहीं पर डेवलप होगी, तो यहाँ से ये सीखना ज़रूरी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि
हाँ R2 ही यहाँ पर R2 टू R2 ही रहेगा, दोनों मतलब सेम रहेगा। यहाँ पर वो कहीं भी दे सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी इस डायमेंशन के स्पेस से किसी भी डायमेंशन के स्पेस पर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेसिस दिया रहेगा, हाँ अगर दोनों के अलग अलग डायमेंशन है तो बेसिस अलग अलग देगा। हो सकता है कि सेम डायमेंशन पर भी बेसिस अलग अलग दे दे, क्योंकि यहाँ पर सेम है इसलिए हम सेम ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तभी 2 3 निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जनरल फार्मूला निकाल लेंगे तो उसमें 2 3 नहीं 3 15 पूछेगा, 10 20 पूछेगा, 50 60 पूछेगा तो भी निकाल लेंगे। तो आपका यही अब टारगेट है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे फाइंड करें। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। नंदिनी जुड़ी है या फिर चली गई? यस सर। हाँ, तो एक ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे क्लियर हो रहा है कि क्या पूछा जा रहा है? सर थोड़ा थोड़ा। तो क्या समझ में नहीं आ रहा है? जैसे कि ये तो समझ में आया होगा ना कि अगर एक मान लीजिए एक वेक्टर स्पेस है और दूसरा भी वेक्टर स्पेस है और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। मान लीजिए यही दिया था टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस 2 वाई दिया गया था, और चूंकि दोनों सेम है तो एक ही बेसिस दे दिया है। दो बेसिस देता तो दोनों के लिए अलग अलग यूज कर लेते। तो एक बेसिस दिया हुआ है सी, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 2 कामा 2 1 ऐसा दे दिया है। तो कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स बताना है कि क्या बनेगा मैट्रिक्स। तो ये तो समझ में आया होगा ना, जो मैं पीछे अभी जस्ट बताया, जिसका उत्तर -3 1 और 3 2 आया है। ये तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। तो इसी क्वेश्चन को अगर, तो इसमें आपने किया क्या, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया था और आपसे क्या पूछ रहा है? मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो मैट्रिक्स आपने यहाँ निकाल दिया, पहले उसकी थियरी है, थियरी से आपने यहाँ पर निकाल दिया। अब इसी क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन दे ही ना, बस ये मैट्रिक्स दे दे, ठीक, और कह दे कि 2 3 का वैल्यू फाइंड करिए। तो 2 3 का वैल्यू कब फाइंड हो पाएगा? जब तक कि आपके हाथ में एक्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन ए नहीं रहेगा, तब तक कैसे पता कर पाएंगे एक्स माइनस 2 वाई? ये जनरल फार्मूला अगर पता हो जाए तो इसमें 2 3 नहीं 4 5 नहीं 9 10 11 12 कुछ भी पुट करना रहे तो पुट करके हम निकाल देंगे जल्दी से। तो टारगेट हमारा यही है कि हमें वेक्टर स्पेस दिया है, बेसिस दिया है, और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिक्स बनती है, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स दे दिया है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। तो ये तो पता ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन यही है। तो हम अगर यहाँ से उल्टा चल के आपको दिखा दें कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बन रहा है तो आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, रिवर्स। हाँ, रिवर्स आपको सोचना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोचते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से ट्राई करता हूँ। देखिए, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें क्या काम करना है कि हमारा टारगेट होगा कि हम ये पता करें। देखिए, मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी, मैं ए बी एलिमेंट ले लेता हूँ, किसका, R2 का ले लेता हूँ, और उस पर ऑपरेटर को लगा करके मैं देखता हूँ कि ये क्या आएगा। यही मिल जाए बस हमारा काम हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, मैं आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या काम करता है। मैट्रिक्स यह काम करता है कि अगर कोई वेक्टर है R2 में तो पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट को दूसरे मतलब कि स्पेस में कोऑर्डिनेट पर ले जाएगा। यही मैं अभी पिछले कह सकते हैं कि पीछे मैं इन सब चीज़ों को बताया हूँ कि अगर आप और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यही देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि मैंने एक वेक्टर लिया था जो बहुत ही सिंपल वेक्टर था, x इक्वल टू 2 3 4, यही मैंने लिया था। ठीक है, ये चेंज ऑफ बेसिस का यहाँ पर रोल बनने वाला है, उसी को आपको समझना है।
ठीक है, उसी टाइप का है। नहीं, यहाँ तो मैं शायद दूसरा कुछ बता रहा हूँ, इसके और पीछे मुझे चलना होगा। और पीछे नहीं है, नहीं है और पीछे, लग रहा है कि वो ख़त्म हो गया है। तो देखिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि ये जो मैट्रिक्स दिया है ना, ये मैट्रिक्स करता कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट पर भेजता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको अभी यहीं पर पीछे जा कर के एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपके पास ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और इससे आपने एक मैट्रिक्स निकाल दिया, ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ 3 4, बाकी को मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर 3 4 ले रहा हूँ। सपोज करिए 3 4 मैं यहाँ पर ले लिया, किसका? R2 का मेंबर है 3 4 में ले लिया, लेकिन R2 का मेंबर 3 4 ले लिया, लेकिन इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स था -3 -1 और 3 2, ऐसा था। तो अगर मैं x कोई R2 का मेंबर ले रहा हूँ और इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस था 1 2 2 1, ऐसे था। तो इस 3 4 को इस पर देखिए क्या हो रहा है, ये 3 4 का 1 2 और 2 1, इस पर क्या वैल्यू होगा? तो इसको कंपेयर करेंगे तो ए बी होगा। तो ए बी से यहाँ पर मिलेगा क्या? a प्लस 2b और 2a प्लस b, इसको तुलना करेंगे तो आएगा a प्लस 2b इक्वल टू 3 और 2a प्लस b इक्वल टू 4। अगर इसमें आप पहले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 6 और यहाँ 2a प्लस b इक्वल टू 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कटेगा, ये आएगा -3b इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 3b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो b इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो 2a इक्वल टू 4 माइनस b, तो 4 माइनस 2/3 और 3 चौका 12 में से 2 घटा तो 10/3 और 2a है 2 5 10, तो a का वैल्यू आ गया 5/3। तो इनको अब मैं यहाँ पर भर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। a के प्लेस पर मैं पुट कर रहा हूँ 5/3 और b के प्लेस पर पुट कर रहा हूँ 2/3। तो ऐसा पुट करने से ये 5 और ये 4, 5 4 9/3 3 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 2 12, हाँ ठीक है, सही है, ये सेट हो जाएगा। तो अब इसके आधार पर यहाँ से आपको ये सोचना है, ये x का वैल्यू है कि x का जो b दिया है, b पर कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 5/3 और फिर 2/3, एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा डायरेक्ट इस 3 4 को इसमें ले जाइए, तो 3 4 को इसके हिसाब से ले जाइए, तो 3 4 को इसके ही अगर हम लोग हिसाब से यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 3 और 4 7 हो जाएगा और 3 में से 4 दूना 8 घटेगा तो -5 हो जाएगा, 7 -5 हो जाएगा। अच्छा, 7 -5 R2 में तो चला जाएगा, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अब यही 7 -5 का फिर से कोऑर्डिनेट किस बेसिस पर निकालना है? 1 2 और फिर 2 1 पर निकालना है। तो 2 1 पे निकालना है तो यहाँ पर a पुट करेंगे, यहाँ पर b पुट करेंगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो पाएगा। तो इसका भी कंपेयर वैसे ही करेंगे कि a प्लस 2b और फिर 2a प्लस b, और a हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 7 और 2a और प्लस b इक्वल टू -5। तो दूसरे में इस पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करके इसे बना दीजिए 2a प्लस 4b इक्वल टू 14
और दूसरे में 2a प्लस बी इक्वल टू -5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस से कट जाएगा और ये होगा 3b इक्वल टू ये 19, तो b इक्वल टू हो जाएगा 19/3। अब यहाँ से हमें a निकालना है, तो 2a इक्वल टू -5 माइनस b, तो -5 और -19/3, 3 पचे 15 -29/3, और a का वैल्यू बहुत टेढ़ा आ गया 29/6। ठीक है, आने दीजिए। तो अब हम इसको यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये a का वैल्यू आया है -29/6 और जो b का वैल्यू आया है वो आया है 19/3 आया है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है, ए की वैल्यू सर आई थिंक कुछ और आएगी। अच्छा 19 है वो, हाँ एक सेकंड बताइए, कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है। ये 19 से मैंने इसको 14 समझ लिया, तो 19 है तो 15 और 19 कितना होगा, 34 ना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 34, 15 दूना 30 और 30 4 34। ठीक है, तो 34/6 हो जाएगा, 34/6, 34/6 हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इन सब वैल्यूओं को फाइंड कर लेंगे। तो अब इसका क्या रोल है, ठीक है, रोल देखिए कैसे ये मैनेज हो पा रहा है। तो मैं बता रहा था कि जो हमारा ये मैट्रिक्स होता है, एक क्या काम करता है कि ए अगर इसके कोऑर्डिनेट को, मतलब यक्स के कोऑर्डिनेट को, मतलब यक्स के कोऑर्डिनेट बी पर जो भी है मैट्रिक्स लगा देंगे तो ये टी एक्स के कोऑर्डिनेट पर पहुंचा देगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो यक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले तो मैट्रिक्स यही है -3 और -1 और 3 2, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टर्म है एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 5/3 और 2/3। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो -3 पचे 15, तो -15/3 और फिर माइनस का -2/3, तो -17/3 आया। ये हमारा तो गड़बड़ आ रहा है, लगाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या। यहाँ पर आ रहा है -17/3, यहाँ पर कुछ 17 अच्छा आ तो रहा है, देखिए 34/6 है ना, तो 34/6 को कट करेंगे तो क्या आएगा, -17/3 आ जाएगा। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया इसका, देखिए यही। ठीक है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट अगर हम इसका सोचें कि 19/3 है, तो देखिए अब 3 का जब मैं इस 15 में गुणा करूंगा तो 3 पचे 15/3 प्लस 2 दूना 4/3, 15 4 19/3, 19/3। तो इस तरीके से जो आ रहा है ये कोऑर्डिनेट आ जा रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में, इतना एक साथ चीज़ें हो रही हैं ना कि आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा क्या है। डाउट है तो फिर से बताएं, या समझ में आ गया। सर वन रिक्वेस्ट टू यू, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर हाँ, जो आप लिखते हैं प्लीज वो एक स्टेप बाय स्टेप नीचे साइड लिखा करिए। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं कल से मैं लिखना चालू करूँगा। स्टेप मैं भी सोचता हूँ कि ऐसे लिखूँ, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ढंग से इधर उधर हो जाता है तो ध्यान नहीं जाएगा कि किधर कैसे जा रहा है। ठीक है, नहीं ओके। सर समझ हाँ हाँ आता है, लेकिन अगर मिस करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें टेक्निकली किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है। नो सर समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें अगर एक क्लियर हो रही हैं कि ऐसे हो रहा है तो इसी का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको मतलब ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें एक्चुअली थियरी क्या चल रही है, ध्यान से पहले सुनिए। थियरी ये चल रही है कि जैसे कि टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, u ओवर f एक वेक्टर स्पेस है, v ओवर f एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अगर हम इसमें कोई x ले रहे हैं, सपोज करिए कि हम इसमें से कोई x ले लिए, तो इसकी एक बेसिस होगी, मान लीजिए b है, इसकी बेसिस b डैश है, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n टाइप के, m टाइप के मान लीजिए, और b में क्या होगा
मान लीजिए कि β1 कामा β2 एंड βn टाइप के एलिमेंट होंगे। तो x और एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया रहेगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ दिया रहेगा कि tx को इसमें किस आधार पर, किस रूल के हिसाब से आगे ले जाया जा रहा है। तो x अगर मैं b में देखूं, यही x है, तो x का एक कोऑर्डिनेट इस बेसिस पर बनेगा, b पर एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक। इसी टाइप से जब जैसे यहाँ पर x है, ऐसे t के थ्रू जब उसमें जाएगा तो उसमें tx हो जाएगा, तो tx का भी एक कोऑर्डिनेट बनेगा जो b डैश पर बनेगा, ठीक है। तो रूल क्या होता है, हाँ, अब एक t चूंकि दिया है, t एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तो t की हेल्प से हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक। तो इन तीनों में एक बहुत अच्छा रिलेशन ये है कि जो मैट्रिक्स है उस पर x के कोऑर्डिनेट को ऐसे लगा दीजिए, तो tx का कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पर, इस टाइप का इसको बना देगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको कि मैं ऊपर भी एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया कि वो सही जा रहा है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिए पहले आप यहाँ पर सोचिए कि आपको यही tx चाहिए, यही tx आपको चाहिए। तो a tx चाहने के लिए पहले a पूरा आपको फाइंड करने के लिए पहले हमें x का कोऑर्डिनेट चाहिए और मैट्रिक्स चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको फाइनली tx चाहिए, मतलब कि यहाँ पर जो दिख रहा है कि tx का कोऑर्डिनेट b डैश पर a नहीं चाहिए, a ओवरऑल आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ tx चाहिए। ऐसा नहीं कि tx के ऊपर ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर जो b लिखा है a आपको नहीं चाहिए, आपको tx चाहिए। तो जब tx हमें तब मिलेगा जब tx b मिल जाएगा, b डैश। ऐसा जब हो जाएगा ना, तो हम tx डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो tx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट जो मिला होगा, इस कोऑर्डिनेट को उठा करके उसकी बेसिस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बेसिस में मल्टीप्लाई करने से हमें फिर tx मिल जाए। जैसे कि ऐसे आप सोचिए, सिंपल तरीके से ऐसे सोचिए कि यहीं पर ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ 1 2 3 ले लीजिए R3 में, 1 2 3 को R3 पर ले लीजिए, R3 ओवर R। मैं इसकी बेसिस दे दे रहा हूँ 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 और दूसरा 1 1 1, ऐसा मैं बेसिस दे दे रहा हूँ। अब a x है, तो x को 1 2 3 को जब लिखना है इस पर, तो 1 0 0, ये छोटा एक एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। बड़ा एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो उसे ABCD मान करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं सुविधा के लिए डायरेक्ट यहाँ पर 3 पुट करूँगा, और 3 जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 चाहिए तो यहाँ पर -1 पुट करूँगा, और यहाँ पर बन जाएगा 2, और यहाँ 1 है इसलिए यहाँ -1 पुट करूँगा। तो यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट है इस b पर कोऑर्डिनेट आएगा -1 और 3 आएगा। अच्छा, अब अगर x का कोऑर्डिनेट ऐसा है तो x क्या होगा, जैसे कि यहाँ तो पता है कि आपको x गिवन है तो आप एक कोऑर्डिनेट निकाल दिया, लेकिन कोऑर्डिनेट पता है तब x कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड x। तो x फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट को निकाल करके बेसिस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। जैसे बेसिस में पहला है a, दूसरा है 1 1 0, तीसरा क्या है 1 1 1। अब यहाँ से -1 3, तो -1 यहाँ, -1 यहाँ, 3 यहाँ ऐड कर दिए, तो अब आपको मिल जाएगा कैसे, 3 1 जा 3, यहाँ -1 और -1, तो 3 में से 1 घटा, फिर 1 घटा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 में से केवल 1 घट रहा है, 2 आ जाएगा, और 3 1 जा 3, तो आपका फिर से आ गया। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि देखिए कि हमें वेक्टर से कोऑर्डिनेट निकाला और फिर कोऑर्डिनेट से वेक्टर निकाला, तो दोनों में बेसिस का रोल हो रहा है। जब आप वेक्टर से कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो भी बेसिस रोल प्ले कर रहा है, और जब कोऑर्डिनेट से वेक्टर निकाल रहे हैं तो भी बेसिस रोल प्ले कर रहा है। बस ध्यान देना है कि जब हम कोऑर्डिनेट से वेक्टर से कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट है, जब वेक्टर से कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो
एक्सपेंशन करके उसका मल्टीप्लायर कॉलम में लिख रहे हैं। अब उल्टा जब करना होगा तो जो कॉलम होगा कोऑर्डिनेट में, ठीक, उसका हम बेस में मल्टीप्लाई करके वेक्टर फाइंड कर लेंगे। ये चीज़ क्लियर है? बहुत छोटी चीज़ है लेकिन Yes, sir. ठीक है, गुड। तो इसी के बेस पर अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ जो थियरी आपको समझाई है कि u से लेकर u से v पर कोई वेक्टर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है और x tx चला जाता है, तो t जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है या उसे रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स बोलते हैं, उसका x के कोऑर्डिनेट पर मल्टीप्लाई करने पर, ठीक, जो हमें मिलेगा वही किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा tx के कोऑर्डिनेट वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, तो tx हमें फाइनली क्या चाहिए? हमें तो फाइनली tx चाहिए, tx का कोऑर्डिनेट थोड़ी ना चाहिए। तो tx फाइंड करने के लिए जो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा, इसको ले करके इस दूसरी वाली के बेसिस में अगर हम b डैश जो बेसिस के एलिमेंट होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ ये सर। ठीक ठीक है, तो ए हमें फाइंड करना है, इसका आइडिया पता चल गया। तो हमें एक टी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ए क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। ठीक, अब आप किसी वेक्टर जनरल वेक्टर x का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, बस उसका इसमें कर देना मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, फिर जो आएगा वो किसके बराबर है? tx के कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो इसका फिर हम इसकी बेसिस में दूसरे वाले के बेसिस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में दोनों के लिए बेसिस सेम है तो दोनों के लिए सेम बेसिस यूज होंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से देखिए। देखिए, तो हमें एक x चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं x ले ले रहा हूँ, ए बी ले रहा हूँ, तो x का कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी ना इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा t में। हमें t पता है क्या है, हमें t दिया गया है -3 -1 2 और 1, ऐसा ही कुछ 3 1 3 2 दिया गया है, ये हमें t दिया गया है। अब हम x का कोऑर्डिनेट, तो x का कोऑर्डिनेट में x हमने ए बी लेट कर लिया, तो मैं यहाँ पर अब इसको 1 0 1 2 1 2 और 2 1 पर इसका एक्सपेंशन करूँगा। मान लीजिए यहाँ पर p है और यहाँ पर q है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सपेंशन कैसे करूँगा? देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलेगा हमें, p प्लस 2q कामा 2p प्लस q। अब यहाँ से हमें मिला p प्लस 2q इक्वल टू a के बराबर होगा, और फिर यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कि 2p प्लस q इक्वल टू b के बराबर होगा। तो अब करते क्या है, इस पहले में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 2p प्लस 4q इक्वल टू 2a, नीचे हो जाएगा ऐसे ही 2p प्लस q इक्वल टू b। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट जाएगा, यहाँ पर 3q इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस b। तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से q का वैल्यू हमें मिलेगा, q का वैल्यू मिलेगा कि 2a माइनस बी अपान 3। इसी टाइप से जब हम p का वैल्यू निकालेंगे, इस दूसरे इक्वेशन से निकालिए, तो हो जाएगा b माइनस क्यू अपान 2। तो b का वैल्यू है 2a माइनस बी बाई 3 माइनस, एक सेकेंड, b माइनस क्यू है ना, तो b माइनस क्यू, तो q का वैल्यू 2a माइनस बी अपान 3 और फिर अपान 2। तो ये होगा 3b माइनस 2a, तो 2a और 3b प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 2a हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा 2b अपान, यहाँ पर 2 पहले से ही है, इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो p का वैल्यू होगा,
एक सेकंड, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4b हो जाएगा, 4b, तो 2 कट जाएगा तो हो जाएगा -a+2b/3, इस टाइप से। तो अब ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर इस p को हटा रहा हूँ और q को हटा रहा हूँ, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, जो लिखा गया है -a+2b/3, और दूसरे में है 2a-b/3, a है कोऑर्डिनेट। ठीक, तो अगर x का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो x का कोऑर्डिनेट इस तरीके से आएगा सामने, x का कोऑर्डिनेट b पर -a+2b/3 और 2a-b/3, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि जो आपका यहाँ पर tx b आएगा वो होता क्या है, वो होता है t इंटू एक्स बी। तो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है -3 -1 और 3 और 2, और इस पर a क्या दिख रहा है, एक्स बी का वैल्यू क्या है -a+2b/3, सॉरी माइनस, हाँ, और फिर यहाँ पर 2a-b/3, इस तरीके से। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके आगे देखता हूँ कि ये क्या बन रहा है। ये बनेगा क्या, -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो प्लस हो जाएगा a-2b, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस, माइनस के साथ हो जाएगा यहाँ पर 2a-b/3, और जब तीसरे का करेंगे तो ये हो जाएगा -a+2b, और फिर जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब 4a और -2b/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a टर्म हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 - 2a करेंगे तो हो जाएगा a, और फिर 3 2 जा 6, और यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5b/3। और जब दूसरे में हम इसको सॉल्व करेंगे, -3 और +4, तो ये हो जाएगा a, और 3 2 जा 6 माइनस, तो हो जाएगा +4b/3। इस तरीके से a बन गया कोऑर्डिनेट। तो डायरेक्ट अब हमें tx चाहिए, तो tx को अब हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, tx को डायरेक्ट कि इसका कोऑर्डिनेट से उसकी बेसिस में मल्टीप्लाई कर दूं। तो बेसिस इसका कौन सा है, सबके लिए तो बेसिस एक ही यूज हो रहा है ना, कि 1 2, 2 1 बेसिस यूज हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो a-5b/3 है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, ऐसे देखिए 1 2, और फिर प्लस दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहा है a+4b/3, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 1 का। तो जब इसका इसमें ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ऊपर ये होगा a-5b/3 और प्लस इसका ट्वाइस, तो 2a+8b/3, और नीचे क्या होगा, इसका ट्वाइस होगा तो होगा 2a-10b/3 और प्लस इसका 1 टाइम a+4b/3। अब दोनों को सॉल्व अगर करें तो यहाँ देखिए a और 2a और a मिल के 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो a हो जाएगा, -5 और यहाँ पर 8b प्लस में है तो +3 होगा, 3 से भाग दे देंगे तो +b हो जाएगा। और फिर इसमें क्या है, 2a और a, 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर दिए तो a हो गया, और यहाँ पर 4b प्लस में है, -10b है तो -6b, और 3 से डिवाइड करेंगे तो -2b हो जाएगा। तो आपका यही tx आ गया। ठीक, अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। x एक्चुअली है क्या, ab है, मैं शुरू में ही x को ab लिया था ऊपर कहीं पर, और ये क्या रहा है, a+b के साथ a-2b। अच्छा, तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको ख्याल होगा कि x y इक्वल टू लिखा था x + y, x - y, सॉरी x - 2y।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने क्या काम किया कि ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लिया मैट्रिक्स की हेल्प से। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल दिक्कत आ रही है या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत लंबा है ना। ठीक है, तो इस टाइप के प्रैक्टिस आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक, बिना किए मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वैसा क्वेश्चन पूछ दिया तो आप रैंडम कैसे हिट एंड ट्रायल करेंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओरिजिनल विधि है, आपको इस तरीके से करना है। इसको फिर से रिवाइज करते हुए आप चाहें तो देख लीजिए। देखिए, अगर मैं इसको और थोड़ा साफ सुथरे तरीके से आपको समझाऊं तो बस 2 मिनट और लगेगा, बस मैं रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। देखिए, सिंपल यही कंसेप्ट है कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन है U/F टू V/F। 2 टाइप के क्वेश्चन बनने का जो मतलब है कि एक क्वेश्चन रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन गिवन रहेगा, मतलब T गिवन रहेगा, T गिवन और ये मैट्रिक्स पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि मैट्रिक्स ए गिवन रहेगा। ठीक है, और आपसे टी पूछा जाएगा। 2 चीज़ का ध्यान दीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, मैट्रिक्स निकालना ये जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, फैला करके खड़ा कर देंगे बस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है इसके लिए आपको थोड़ी थियरी समझनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पर बताया हूँ कि हम इसमें किसी वेक्टर x को लेते हैं और फिर इस x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसकी बेसिस पर, और t हमें पता रहेगा तो हमें मतलब t गिवन रहेगा, ट्रांसफॉर्म ए तो हमें तब फिर गिवन रहेगा दूसरे केस में, सेकंड केस में ए हमें गिवन रहेगा। तो इसकी हेल्प से हम निकालते क्या है कि अगर x है तो इसमें से फिर यहाँ पर a जाएगा तो tx बन जाएगा, तो tx का फिर कोऑर्डिनेट, ठीक, जो b डैश पर बनेगा। तो इन सब में एक रिलेशन होता है जो कि मैं एग्जांपल से आपको दिखा चुका हूँ। ये रिलेशन होता है कि पहले t में अगर हम x के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें tx का कोऑर्डिनेट पता चल जाता है। ठीक है, या तो इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए कि tx b डैश इक्वल टू t को अलग खोल लीजिए, x को अलग खोल लीजिए, ये b पर होता है और ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर हमें t दिया है तो कोई एक लेट कर लीजिए, x लेट कर लीजिए और इसका कोऑर्डिनेट निकालिए इसी बेसिस पर, जो पहले का बेसिस रहेगा, गिवन बेसिस रहेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर निकाला हुआ हूँ, कोऑर्डिनेट x का निकाल लीजिए और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका कोऑर्डिनेट आएगा। अब कोऑर्डिनेट आने के बाद बस एक कदम और आप पीछे हैं, इसको उठा करके कोऑर्डिनेट को इसकी सेकंड वाली बेसिस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुरंत आपका ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर एग्जांपल में समझाया हूँ। पहले x लिया, x का मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट में मैंने पी क्यू यहाँ पर लेट किया हुआ था, यहाँ पर p लेट किया हुआ था, यहाँ पर q, उसको मैं ऐसे सॉल्व करके यहाँ पर फाइंड कर लिया, और फाइंड करने के बाद यहाँ x का आपका यहाँ पर आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया। अब a हमें चाहिए तो a आएगा कैसे, a आएगा मैट्रिक्स और कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लाई से। मैट्रिक्स पहले से दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो यहाँ पर हमें मिल गया a, tx का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, tx का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब कोऑर्डिनेट को फिर से इसी के बेसिस पर मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। तो कोऑर्डिनेट से बेसिस का मतलब कि एलिमेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर कैसे निकालते हैं, बेसिस के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, फाइनल हो गया। अब यही हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपने दोनों क्वेश्चन को देखा और समझा। ठीक है, अब इसमें कोई प्रैक्टिस करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको फिर दूसरे दिन डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर दूसरे दिन मिलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसका